कभी देश की राष्ट्रीय पार्टी रही और कभी यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रही बीएसपी इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर में है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक मायावती का उत्तराधिकारी कौन था, इसके बारे में बीएसपी के समर्थक जो थे, बीएसपी के शुभचिंतक, बीएसपी के वोटर, वो निश्चिंत थे। उनको पता था कि मायावती के बाद जो पार्टी की कमान है वो आकाश आनंद के पास जाएगी, जो कि उनके भतीजे लगते हैं। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं आकाश आनंद। लेकिन 2 मार्च को गजब हो गया। आकाश आनंद को मायावती ने यह कहकर साइडलाइन कर दिया कि अब से मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, और आकाश आनंद तो बिल्कुल नहीं। 3 मार्च को और भी गजब हो गया। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी की सदस्यता से ही निकाल दिया, यानी कि जो एक समय उत्तराधिकारी था वो बीएसपी का मेंबर भी नहीं रह गया। इसके बाद जो दलित समर्थक हैं, जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े हैं, उनके बीच चंद्रशेखर की प्रासंगिकता अचानक से बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि नगीना सांसद ने जिस तरह मथुरा में जाकर एक्टिविटी दिखाई है और जो दलित बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ था, जिनकी शादी के दौरान बदतमीजी की गई थी उनके साथ, और उसके बाद चंद्रशेखर का मथुरा जाना और जिन दबंगों ने ये किया था उनको ललकारना, और उसी के कुछ दिन बाद मायावती का अपने भतीजे को पार्टी से निकाल देना, ये दोनों खबरें आपको दिखती अलग होंगी, लेकिन असल में ये दोनों एक रोड पर जाती हुई मिलती दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि अब यहां से तय होगा कि बहुजन मूवमेंट और यूपी में जो दलित वोट हैं, खासकर जाटो वोट, अभी तक जाटो वोट जिनका एक मुश्त वोट बीएसपी को जाता था, अब यहां से तय होगा कि दलित वोट किसको जाएंगे, दलितों का लीडर कौन होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मायावती ने बीच में सोशल इंजीनियरिंग की और बीच में उन्होंने सवर्णों को रिझाया। कहा जाता है कि 2007 में जब मायावती ने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई थी और उनकी सोशल इंजीनियरिंग सुपरहिट रही थी, तब मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को सर्वजन समाज पार्टी बना दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी कैबिनेट में जो ब्राह्मण थे उनका भी प्रभुत्व था, और मायावती फिर अपने पुराने बयानों से किराना करने लगी जो एक जाति सूचक थे या जो सिर्फ कुछ जातियों तक सीमित थे। मायावती ने खुद को ऐसे रिप्रेजेंट किया 2007 से 12 के दौरान की मैं बात कर रहा हूं कि मानो वो हर धर्म, हर वर्ग और हर समाज के लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब आते हैं चंद्रशेखर पे। नगीना के सांसद ने अभी तक सबसे मुखर होकर दलितों की लड़ाई लड़ी है। वो खुलेआम कहते हैं कि इस देश में काशीराम का जो मूवमेंट है उसको आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ा रही है। अब मैं आपको काशीराम मूवमेंट के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। काशीराम जी ने जब ये बहुजन मूवमेंट शुरू किया था, उन्होंने पहले भीमराव अंबेडकर का खूब अध्ययन किया, उनकी खूब किताबें पढ़ी। यहाँ पे काशीराम ने पाया कि अंबेडकर जी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने किताबें जुटाई, किताबें लिखी। काशीराम ने कहा कि मैं लोगों को जुटाऊंगा। समझ गए आप? काशीराम का यह मानना था कि अंबेडकर ने किताबें जुटाई, मैं लोगों को जुटाऊंगा। काशीराम ने देखा कि जब अंबेडकर कुछ पार्टियों से लड़े, उनकी खुद की भी पार्टी सफल नहीं हो पाई, तो काशीराम ने ड्रॉबैक समझा कि पहले जो बहुजन मूवमेंट के नाम पे जो पार्टियां थीं वो अपने लक्ष्य से भटकी हैं और उनका कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। काशीराम ने वहां से अपनी नौकरी छोड़ी और फिर वो पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को जोड़ने लगे। और एक चीज़ जान लीजिए, काशीराम के अंदर शुरू में ऐसी कोई मानसिकता, ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी कि उन्हें सवर्णों के वोट चाहिए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब वो मंच पे भाषण देते थे या शुरुआत में जो तकरीरें करते थे, उसमें काशीराम ये कहते थे कि सवर्णों को छोड़ के लोग रहें, वरना जो सवर्ण वो यहाँ से जा सकते हैं। मतलब इस हद तक एक तरह से ध्रुवीकरण की या जातिवाद की राजनीति उन्होंने शुरू की थी, या समाजवाद की, जातियों में जो समाजवाद है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन काशीराम इसके बाद भी आलोचना के शिकार नहीं माने जाते। इनफैक्ट मैं आज की तारीख में आपको दावे के साथ एक चीज़ कह सकता हूं कि इन फ्यूचर अगर 2029 तक ये सरकार रही, बहुत मुमकिन है कि मान्यवर काशीराम को भारत रत्न दे दिया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दलितों को एक करने में, दलितों के मूवमेंट को एक दिशा देने में और दलितों को एक पॉलिटिकल फोर्स बनाने में जो योगदान काशीराम का है, वो योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का भी नहीं था। राजनीतिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसा बीजेपी के लिए कई बार भारी पड़ चुका है। अब आते हैं चंद्रशेखर पे, जो कि इस बहुजन मूवमेंट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक वक्त के बाद ग्राउंड पे उतरना मुश्किल होता है। मायावती के लिए मुश्किल ये है कि वो ग्राउंड पे उतर के संघर्ष नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे संघर्ष करके ही ये ख्याति अर्जित की है। मायावती का संघर्ष बहुत बड़ा रहा है, और मायावती के संघर्ष जिसने भी देखा है, जब उसने मायावती को हेलीकॉप्टर से चढ़ते देखा और उत्तर प्रदेश का सीएम बनते देखा, तब उसे यकीन नहीं हुआ कि भारत की राजनीति में ये भी हो सकता है।
और मायावती के बारे में तो एक कहावत भी है कि राजनीति का करिश्मा है मायावती। जब वो यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी 1995 में, तब वो देश की पहली दलित महिला थी जो किसी स्टेट की सीएम बनी थी। तब किसी ने कहा था कि मायावती का सीएम बनना राजनीति का चमत्कार है, और भारत की राजनीति में ऐसा ही चमत्कार करने की हसरत चंद्रशेखर रखते हैं।